वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका लेबर कॉस्टिंग और एम्प्लॉय कॉस्टिंग। इससे पहले के जो चैप्टर थे उसका मैंने एक डेमो कोर्स तैयार कर दिया है। इंट्रोडक्शन, कॉस्ट शीट और अपना जो मटेरियल कॉस्टिंग है, टोटल 15 लेक्चर्स का एक डेमो कोर्स तैयार कर दिया है learnzup.com पर एट ओनली 300 रुपीज़, ताकि किसी को अगर बैच पूरा नहीं भी लेना, सिर्फ डेमो देखना है या वो अपने 3 चैप्टर कवर करने हैं, तो उससे दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। 3 चैप्टर आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, और एज अ डेमो वो देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में, जो कि सिर्फ कॉस्ट प्राइस है उन 3 चैप्टर्स की, उस पर वो देख सकते हैं। तो अगर आप अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी के बैच के बारे में, तो उन्हें डेमो बैच के बारे में बताइएगा कि 300 रुपये का एक डेमो बैच है जिसमें 3 चैप्टर कवर्ड हैं स्टडी मटेरियल के। वो कोई भी इंसान ले सकता है, जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है वो भी ले सकता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल में वो बैच मैंने प्रोवाइड किया है। अब इस चैप्टर से जो आपका लेबर कॉस्टिंग चैप्टर है, यहाँ से मैंने पहले पूरे चैप्टर के आपके हैंड रिटन नोट्स तैयार कर लिए। आप देख सकते हैं टोटल 14 पेजेस के नोट्स हैं, और ये नोट्स मैंने पहले तैयार कर लिए। इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये नोट से गो थ्रू कराऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको, फिर जो इलस्ट्रेशन आएगी वो इलस्ट्रेशन करवाऊंगा, और उसके बाद फिर हम स्टडी मटेरियल पूरा का पूरा करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस। तो उससे क्या होगा, मुझे भी ऐसा नहीं रहेगा कि पहले एक कॉन्सेप्ट कराता हूँ फिर स्टडी मटेरियल पे मूव करता हूँ। मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर कराते चलूँगा। जो कॉन्सेप्ट होने के बाद स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं उसे होमवर्क में देते चलूँगा। आप लोग रफ कॉपी में प्रैक्टिस कर लेंगे। जब हमारा ये चैप्टर हो जाएगा सारे कॉन्सेप्ट और इलस्ट्रेशंस, फिर मैं आपको स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस और बैक की जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको करवा दूंगा। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका लेबर कॉस्टिंग, बट उससे पहले काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, और आप देख सकते हैं कि ये जो सामने चीज़ लगी हुई है ये मशीन है, और मशीन के साथ लोग भी हैं। तो इसको ऐसा बोलते हैं मैन एंड मशीन, दोनों के साइनर्जिकल इफेक्ट से गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। ये जो आपको सामने इंसान दिख रहा है, फिलहाल के लिए मान लेते हैं अपने एग्जाम्पल में ये इन सभी का सुपरवाइजर है। तो एक्चुअली में आप देखेंगे कि अभी हम लेबर कॉस्टिंग का चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर दोनों आ रही है। तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो इंसान है जो डायरेक्टली काम कर रहे हैं प्रोडक्ट पे, इसे हम डायरेक्ट लेबर बोलेंगे, और जो सुपरवाइजर है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में काम नहीं कर रहा, सिर्फ इनको सुपरवाइज कर रहा है, उसे हम इनडायरेक्ट लेबर बोलेंगे। इसी के साथ बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो कि ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, उन्हें भी हम इनडायरेक्ट लेबर बोलेंगे, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज बोल सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व नहीं है। हम अपने चैप्टर में दोनों की ही बातें करेंगे। जैसे मटेरियल कॉस्टिंग में वैसे तो हमने रॉ मटेरियल पर ज़्यादा चर्चा करी थी, पर जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया था मटेरियल बाय करने का और जो पूरा जो चेन फॉलो होता है, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल दोनों के लिए वही कॉन्सेप्ट फॉलो होते हैं। तो कॉन्सेप्ट सारे के सारे जो मटेरियल कॉस्टिंग में पढ़े हैं, वो डायरेक्ट मटेरियल हो या इनडायरेक्ट मटेरियल हो, दोनों पर सेम कॉन्सेप्ट लगेंगे। सिमिलरली लेबर कॉस्टिंग में, एम्प्लॉय कॉस्टिंग में, जो डायरेक्ट लेबर है और इनडायरेक्ट लेबर है, दोनों के लिए सेम ही कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो हम वो दोनों बातें डिस्कस करेंगे, और एग्जांपल्स देखते हैं, थोड़ी इमेजेस वगैरह देखते हैं। ये कार मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो कार्स हैं, एक पर्टिकुलर ट्रॉली या इसको कह सकते हैं जो एक्सकेलेटर टाइप होता है, उससे कार अपने आप ऑटोमेटिक आगे आती है। एम्प्लॉय काम करता है, कार आगे जाती है, फिर दूसरी कार आती है, वो काम करता है, एम्प्लॉय मूव नहीं कर रहा, वो मशीन के थ्रू कार मूव हो रही है, और उस पर एक एम्प्लॉय कुछ काम करता है, फिर इस पर्टिकुलर प्रोसेस से निकलकर दूसरे प्रोसेस में गाड़ियां जाती है, पेंट होता है, शीशे लगते हैं, अलग अलग प्रोसेस से जाती है, कहीं पर टायर लगते हैं। तो हर बंदा अलग अलग काम कर रहा है, कहीं दरवाजे लग रहे हैं, कहीं इंजन लग रहा है। ऐसी बहुत सारी असेंबली लाइंस बनाई हुई है कार वाले लोगों ने, जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने। और देख लेते हैं, ये भी कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कुछ बना रहे होंगे, ये लोग भी कुछ ना कुछ बना ही रहे हैं। तो जब आप ऑडिट पे जाएंगे तो ऐसी फैक्ट्रीज में आपको जाने का मौका मिलेगा, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मशीनों की आवाज़ें रहती है।
जैसे अगर आपने कोई हॉलीवुड की मूवी देखी हो, मेटल की जैसे आवाज़ आती है, मेटल भिड़ता है आपस में, वैसी जो आवाज़ें आती है, तो वैसी आवाज़ें आपको सुनने मिल सकती है अगर आप लाइव फैक्ट्री में जाते हैं। और देखते हैं कुछ इमेजेस वगैरह थोड़ी बहुत और अपन देख लेते हैं। और कुछ इमेजेस वगैरह यहाँ पर देख लेते हैं, आओ। कुछ इंटरेस्टिंग इमेजेस मिलेगी तो हम देखेंगे फैक्ट्री से जुड़ी हुई, एम्प्लॉय से जुड़ी हुई। पहले मैं आपको वीडियो दिखाने वाला था, फिर वीडियो में हुआ कि वीडियो सर्च करेंगे, अब उसमें क्या आएगा, कितनी देर का वीडियो होगा, तो इसलिए मैंने गूगल पर इमेजेस ओपन कर लिया आपको दिखाने के लिए। पर ये आपका घर का होमवर्क है कि आप फैक्ट्री टाइप करेंगे गूगल पे, यूट्यूब पर, और फैक्ट्री के अंदर का जो भी चीज़ें आपको देखने मिल रही है वो देखकर आप विजुअलाइज करेंगे कैसे एम्प्लॉय लोग काम करते हैं। तो ये भी एक क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग है। तो यहाँ पर ये जो लोग काम कर रहे हैं ये सब डायरेक्ट लेबर है। अभी ओपन हो रहा है, ये डायरेक्ट लेबर है। और पीछे मुझे एक वाइट कलर में ये मैडम दिख रही है कोई, ये हो सकता है इनकी सुपरवाइजर हो। तो जिनका ये जो ब्लू कैप है ये सारे डायरेक्ट लेबर हैं यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। मतलब एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग ही है। अगर कोई भी नया प्रोडक्ट बन के सामने आ रहा है तो उसे हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। सिमिलरली ये मशीन है, ये अलग टाइप की मशीन है, इस पर कुछ और काम हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, इसके बाद ये पैकिंग कर रहे हैं। तो पैकिंग के लिए अलग चेन होती है, वहाँ पर लोग काम करते हैं। फैक्ट्री में बहुत सारी चीज़ें होती है, पर फिर भी आपको एक आइडिया लग गया होगा फैक्ट्री कैसे हैं। और आने वाले टाइम में चीज़ें ऑटोमेट हो रही है, यानी कि जो डायरेक्ट लेबर काम कर रही है उसकी जगह पर मशीनें काम करने के लिए ऑटोमेटिकली आ रही है। ये देखिए फोटो भी आ गई, मशीन रिप्लेसिंग वर्कर्स। अब यहाँ सारी की सारी मशीनें आ गई हैं, तो ऑटोमेटिकली मशीन ही चीज़ें कर रही है। मतलब जहाँ पर वर्कर खड़ा था ना, जो कार लगा रहा था, कार का गेट लगा रहा था, पेंट करेगा, वहाँ पर अब मशीन लगा दी। जो भी कंपनीज ने ऐसा अडॉप्ट किया है, मशीन लगा दी। अब वो गाड़ी ऑटोमेटिकली आएगी, मशीन से ही आएगी, मशीन ही उस पर काम करेगी, फिर आगे जाएगी, फिर मशीन ही मशीन को काम कर रही है, मशीन ही मशीन को ठीक कर रही है। ये सारी टेक्नोलॉजी बन चुकी है। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे हम एक तरह से रोबोटिक्स है देखा जाए तो यहाँ तक का सबका आपका विजुअलाइज हो गया होगा अच्छे से कि कैसे काम होता है फैक्ट्री में। तो इसे क्लोज कर देते हैं और आज का फिर चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। लेबर कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो चैप्टर है सारी बातें मैंने लिखी हुई है, बस उस पर गो थ्रू करवाना है आपको एक बार। ये जो लेबर कॉस्ट है, एम्प्लॉय कॉस्ट है, इसमें हम डायरेक्ट लेबर की बात करेंगे और इनडायरेक्ट लेबर की बात करेंगे। तो लेबर की कॉस्ट निकालने के लिए तो हम दोनों चीज़ों की बातें करेंगे, जो हम डिसाइड करेंगे कि भैया किस वर्कर को रखना चाहिए, किसको नहीं रखना चाहिए। तो उसके लिए लेबर कॉस्टिंग का चैप्टर है। पर यूनिट ऑफ आउटपुट अगर हम वेजेस को मिनिमाइज कर पाएं और साथ में एफिशिएंसी बढ़ा पाएं कि कम देर में वर्कर ज़्यादा प्रोड्यूस करें, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो तो आपके डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बनेगी, जिसे हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं वो मैंने आपको पहली क्लासेस में लिखवाया हुआ है। मतलब ऐसे एक्सपेंस जो डायरेक्टली प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करते हैं, बट वो मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है। जैसे कि रॉयल्टी पेमेंट, किसी ने डिज़ाइन बना दिया और वो कह रहे हैं जितना मैन्युफैक्चर करोगे उतना मुझे डिज़ाइन का पैसा आपको देना पड़ेगा पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया जो प्रोडक्शन से सीधा सीधा ताल्लुकात रखता है, सीधा सीधा रिलेशन रखता है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस जो है उसका टोटल आपका प्राइम कॉस्ट है। और जो इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो सभी जो है ओवरहेड का पार्ट बन जाते हैं, जो चैप्टर हम इस चैप्टर के बाद करेंगे। ओवरहेड का चैप्टर हम इस चैप्टर के बाद करेंगे। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई है। इनडायरेक्ट लेबर जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है प्रोडक्शन से, और डायरेक्ट लेबर जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है। जैसे कि वहां पर हमने देखा था लोग डायरेक्टली जो काम कर रहे हैं वो तो क्या हो गए, वो तो हो गए डायरेक्ट लेबर। और जो बाकी लोग काम कर रहे हैं, जो कि ऑफिस में बैठे हुए हैं, एसी में बैठे हुए हैं, फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, एचआर का डिपार्टमेंट है, वो सारे के सारे जो है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज हैं। ठीक है जी। तो यहां तक की बात समझ में आ गई, डायरेक्ट लेबर क्या होती है, इनडायरेक्ट लेबर क्या होती है, क्लियर हो गया। और दोनों कहां कहां पर जाती है? डायरेक्ट लेबर जाती है प्राइम कॉस्ट में, इनडायरेक्ट लेबर जो है ओवरहेड का पार्ट बनती है। ओवरहेड मतलब फैक्ट्री में जो इनडायरेक्ट लेबर है वो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनेगी।
जो एम्प्लॉयज़ हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का पार्ट बनेगी, जो सेलिंग में इंगेज है वो सेलिंग ओवरहेड का पार्ट बनेगा डेफिनेटली। जो बंदा जहां पर इंगेज है वो उस वाले ओवरहेड का पार्ट बनेगा। बट ओवरहेड का मतलब ही क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक तरह से ऊपर के जो खर्चे हैं उसे हम ओवरहेड्स बोलते हैं। तो इसीलिए यहां की पिक्चर अगर आपकी क्लियर हो गई है तो हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए लेबर कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती है। लेबर कॉस्ट में आपकी आती है बेसिक पे, आपका आता है डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। ये सारी चीजें मैंने सैलरी के चैप्टर में करवाई है इनकम टैक्स के अंदर। वो सारी चीजें यहां पर आ रही है लेबर कॉस्टिंग में। और लेबर कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती है? बेसिक पे आती है डीए आता है, बोनस आता है, एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है पीएफ ईएसआई में या कोई अलाउंस देता है, जो भी वो एम्प्लॉय को दे रहा है वो सारी की सारी लेबर कॉस्ट में हम पढ़ेंगे। उसको लेबर की कॉस्ट बनाएंगे, चाहे वो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट हो या इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट हो, हम उसे लेबर कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है जी। यहां पर फैक्ट्रीज एक्ट जो है हमारा 1948 का जो हमारा फैक्ट्रीज एक्ट है वो एक बहुत ही विचित्र बात बोलता है। फैक्ट्रीज एक्ट बोलता है कि जो वर्कर्स हैं उससे आप ज्यादा काम नहीं करा सकते हो। जो आपके वर्कर्स हैं, फैक्ट्री के वर्कर्स, क्योंकि फैक्ट्री एक्ट है तो फैक्ट्री की बात करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज की बात नहीं करेगा। फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं उससे आप ज्यादा काम नहीं करा सकते, यानी कि एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा का काम आप नहीं करा सकते। और आप 48 आवर्स से ज्यादा काम एक हफ्ते में नहीं करा सकते। यदि आप इससे ज्यादा काम करवाते हैं तो उसे हम ओवर टाइम बोलेंगे। और ओवर टाइम वेजेस आपको देनी पड़ेगी एट ट्वाइस द रेट ऑफ ऑर्डिनरी वेज रेट। अगर एक बंदे को 1 घंटे के 100 रुपए मिलते हैं तो ओवर टाइम जितना करवाएंगे उसमें 200 रुपए पर आवर के हिसाब से पेमेंट होगी। अब मैं यहाँ पर आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ जो नोट्स में नहीं लिखवाया है, सिर्फ आप लोगों को पता है जो ये वीडियो देख रहे हैं। और ये कॉन्सेप्ट आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। देखिए सर, आपका जो फैक्ट्रीज एक्ट है, जो आपका फैक्ट्रीज एक्ट है वो ये कहता है कि 9 घंटे पर डे और 48 आवर्स इन अ वीक, ये आपका फैक्ट्रीज एक्ट कहता है। यानी कि वेयर क्वेश्चन इज साइलेंट, वहां पर आप फैक्ट्रीज एक्ट में जो चीजें लिखी है वो वाली चीजें आप फॉलो कर लेना। फैक्ट्रीज एक्ट में जो बातें लिखी है वो वाली चीजें आप फॉलो कर लेना। और अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो एम्प्लॉय का नॉर्मल वर्किंग आवर है वो 8 आवर्स का है, तो 8 घंटे से भी जो ज़्यादा काम किया है वो ओवर टाइम माना जाएगा। नॉर्मल वर्किंग आवर अगर 7 घंटे का, कंपनी की पॉलिसी कहती है कि 7 घंटे आपको काम करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा काम कराओगे तो ओवर टाइम माना जाएगा। तो कंपनी की पॉलिसी फेवरेबल है तो अच्छी बात है, पर अगर अनफेवरेबल है तो फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से तो आप जाएंगे। यदि कंपनी की पॉलिसी ये है कि आप 10 घंटे काम करेंगे एक दिन में, तो आप कहेंगे 10 घंटे से ज़्यादा पे ओवर टाइम होगा? नहीं, 10 घंटे से ज़्यादा पे ओवर टाइम नहीं होगा, 9 घंटे से ज़्यादा पे ओवर टाइम होगा। क्योंकि फैक्ट्रीज एक्ट को तो आप वायलेट नहीं कर सकते ना। यदि फैक्ट्रीज एक्ट में लिखा है कि 9 घंटे पर डे से ज़्यादा काम करने पर ओवर टाइम देना पड़ेगा और डबल रेट पर देना पड़ेगा, और 48 आवर्स से ज़्यादा काम करने पर आपको जितने ज़्यादा घंटे करें उसका ओवर टाइम देना पड़ेगा डबल रेट पर, तो उसको आप वायलेट नहीं कर सकते। बट इससे अगर बेटर कंडीशन कंपनी ने लगाई हुई है कि एम्प्लॉय जो है हमारे 8 घंटे काम करेंगे तो सर चल जाएगा काम। कई कंपनीज होती है बोलती है 7 घंटे काम करो, 6 घंटे काम करो, तो अच्छी बात है ना। उस टाइम में कंपनी बोलेगी अगर ज़्यादा काम करोगे तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो कंपनी की पॉलिसी ज़्यादा फेवरेबल है फिर तो आप वही फॉलो करोगे। और अगर अनफेवरेबल है तो फैक्ट्रीज एक्ट का आप हवाला देकर इसे फॉलो करोगे। ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। फैक्ट्रीज एक्ट टू बी फॉलोड व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, या फिर इन केस ऑफ अनफेवरेबल सिचुएशन जो एम्प्लॉय के लिए होगी। 10 घंटे उससे काम करवा रहे हैं, आप फैक्ट्री एक्ट का हवाला दोगे और 9 घंटे के ऊपर जो काम करवाया है उस पर ओवर टाइम भी कैलकुलेट करोगे डबल रेट पर, और पे भी करोगे, यानी लेबर कॉस्ट का पार्ट भी बनाओगे। यहां तक की बात क्लियर हो गई? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे बता दो यार, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आपकी ना एंड्रॉयड एप्लीकेशन मेरी हो गई है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपकी फाइनल हो गई है, तो वो गूगल प्ले स्टोर पर 1 हफ्ते में आ जाएगी।
सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी है, बन चुकी है, मेरे पास एप्लीकेशन है और मैंने कई स्टूडेंट्स को तो दे भी दी है एंड्रॉयड एप्लीकेशन। मतलब गूगल प्ले स्टोर पे आने से पहले मैंने अपने कई स्टूडेंट्स को जो नए एनरोलमेंट आए हैं उन्हें एंड्रॉयड एप्लीकेशन मैंने दे दी है कि चलो यूज़ कर लो, बताओ कैसी है। और आप लोगों के लिए भी ऐप अभी अवेलेबल हो जाएगी वो गूगल प्ले स्टोर पे, तो वहाँ से आप ले सकते हो। नहीं तो मुझे आप व्हाट्सएप कर मुझसे ले सकते हो एंड्रॉयड एप्लीकेशन। थोड़े टाइम में गूगल प्ले स्टोर पर आएगी तो व्हाट्सएप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उस पर सर्च कर लेना लर्नज़अप और आ जाएगा। एक हफ्ते बाद। ओवर टाइम की बात करते हैं। ओवर टाइम जो है वो क्या होता है आप मुझे बताएंगे। एक एम्प्लॉय ने अगर 5 घंटे काम किया और कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से 6 घंटे काम करना था, कितना ओवर टाइम होगा? सर ओवर टाइम तो नहीं हो रहा, चलिए बताते हैं आपको। यदि ओवर टाइम नहीं होगा तो क्या होगा? कंपनी की पॉलिसी कहती है कि आप 4 घंटे काम करेंगे या 5 घंटे काम करेंगे जो भी है, और एम्प्लॉय जो है वो 4 घंटे काम करता है। अब ओवर टाइम है या नहीं है मुझे बताइए आप। क्या एम्प्लॉय ने ज़्यादा काम किया कंपनी ने जो बोला था उससे? नहीं, एम्प्लॉय ने कम काम किया। यानी कि 5 घंटे तो आपको काम करना ही था, आपने काम 4 घंटे किया, तो इसका मतलब 1 घंटा क्या है? आइडल टाइम। अगर 5 घंटे की पॉलिसी और 5 घंटे ही काम करता है तो ना आइडल टाइम होगा ना ओवर टाइम होगा। कम काम करेगा तो आइडल टाइम है, ज्यादा काम करेगा तो ओवर टाइम है। ओवर टाइम जो है उसकी तो जो पेमेंट है एम्प्लॉय को देनी पड़ेगी, मतलब एम्प्लॉय को हम देंगे, कंपनी देगी। और अगर आइडल टाइम है तो इसका जो भुगतान है वो कौन करेगा, वो भी देख लेते हैं हम कि आइडल टाइम का भुगतान कौन करेगा। आइडल टाइम का भुगतान कंपनी करेगी। हैं, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। देखिए सर, आपको आर्टिकलशिप में रख लिया, कई मेरे पास फ़ोन आते हैं, आर्टिकलशिप में रख लिया, स्टाइपेंड है 5,000 है, कई जगह 7,000 भी है, और बिग 4 में 10,000 भी स्टाइपेंड है। तो बिग 4 से मेरे पास ये फाइनल के स्टूडेंट आते हैं, उनकी आर्टिकलशिप हो जाती है, थोड़े मैच्योर स्टूडेंट होते हैं। और इंटरमीडिएट के तो मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिन्हें अभी सही गाइडेंस नहीं मिली है और कहीं पर भी आर्टिकलशिप वो कर रहे होते हैं, तो मेरे पास कॉल करके बोलते हैं सर प्रिंसिपल ने मुझे काम ही नहीं दिया, मुझे खाली बिठा के रखा है। तो 8 घंटे आप आर्टिकलशिप तो अपनी लगा रहे हो, जाकर 8 घंटे तो आप लगा रहे हो अपने आर्टिकलशिप में, पर आपका जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल आपको पैसे दे रहा है पूरे पूरे और काम नहीं ले रहा आपसे, तो खर्चा किसका लगा? प्रिंसिपल का खर्चा लगा ना। एम्प्लॉय का तो क्या नुकसान है, वो आइडल रहे, खाली रहे। काम, मैंने ये कहा कि काम उसने 4 घंटे किया। हाँ, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि एम्प्लॉय जो है वो 4 घंटे में ऑफिस से निकल गया। निकल नहीं गया सर, बैठा तो था पर 1 घंटा खाली बैठा था। काम पर सिर्फ 4 घंटे गया, बाकी ऑफिस में 1 घंटा मजे कर रहा था, फैक्ट्री में मजे कर रहा था, दूसरे वर्कर से गपशप कर रहा था। तो यहां पर जो 1 घंटा है वो उसने आइडल रहा, जिससे कंपनी काम ले सकती थी। कंपनी ने काम नहीं लिया तो इसकी कॉस्ट भी कंपनी बेयर करेगी। सुपरवाइजर आता, बोलता भाई क्या कर रहे हो यहाँ पर, 1 घंटा खाली कैसे हो? लंच टाइम 15 मिनट का था, उसके बाद 1 घंटा और हो गया आपको, काम करो वरना सैलरी कटेगी। कंपनी डंडा करेगी, तब जाकर एम्प्लॉय काम करेगा। तो यहां पर ये सीन है, अगर खाली बिठा के रखती है तो कंपनी का लॉस है, एम्प्लॉय का तो मजे हैं, उससे तो पूरे पैसे मिलेंगे। जहां पर पेमेंट हो रही है आवर के हिसाब से, कई कई जगह पर आवर के हिसाब से पेमेंट नहीं होती, वहां पर यूनिट्स के हिसाब से पैसे मिलते हैं डायरेक्ट लेबर को। इनडायरेक्ट को तो खैर आप यूनिट के हिसाब से नहीं दे सकते। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मे बी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बैठा हूँ, तो जितनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर होगी उसके हिसाब से मुझे पैसे मिलेंगे, ऐसा हो सकता है? फिर तो मैं कहूँगा ठीक है भाई, मुझे काम ही नहीं करना, वर्कर ज़्यादा यूनिट्स बनाएंगे, मेरे को पैसे उतने मिलेंगे। तो जो डायरेक्टली रिलेटेड है यूनिट से, यूनिट्स बनाने में, उनकी पेमेंट तो हो सकता है कि आवर्स के हिसाब से हो या फिर यूनिट्स के हिसाब से हो सकती है, जितने यूनिट्स वो मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं। और जो बाकी इंप्लॉयज़ हैं, इनडायरेक्ट लेबर वगैरह इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी पेमेंट यूनिट के हिसाब से नहीं हो सकती, वो हमेशा आवर के हिसाब से होगी। और एम्प्लॉय जितना भी आइडल टाइम रखेगा अपने पास, खाली रहेगा, वो कॉस्ट तो कंपनी को बियर करनी पड़ेगी। अब आइडल टाइम भी 2 तरीके के हो सकते हैं। खाली जो एम्प्लॉय रहता है, मैंने ओवर टाइम बताया आपको, आइडल टाइम का कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं। आइडल टाइम भी 2 तरीके के हो सकते हैं। एक होता है नॉर्मल आइडल टाइम। एक बात बताओ, आप ऑफिस जाओगे
तो ऑफिस में आपने कार्ड पंच किया, मैंने नीचे कार्ड पंच किया, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, नोमुरा, हर जगह कार्ड होते थे। तो कार्ड पंच करा, ऊपर लिफ्ट में जाने तक और ऑफिस में अपने डेस्क पे पहुंचने पर, साथ में लॉगिन करने पर, टाइम स्टार्ट करने पर, जो वहाँ पर टाइम शीट होती है, जो भी है सॉफ्टवेयर होता है उसमें टाइम स्टार्ट करना पड़ता है, आपको लॉगिन करना पड़ता है। वो लॉगिन करने तक ही मेरे को 15 मिनट लग गए। लिफ्ट आने में ही 7 मिनट लगे, फिर ऊपर गए, लिफ्ट रुक रुक के गई, तो करीब करीब 10 मिनट में तो हम अपने वहाँ फ्लोर पर पहुंचे। फिर अंदर गए, कंप्यूटर स्टार्ट किया, लॉगिन किया, तो 15 मिनट लग गए। अब ये जो 15 मिनट हैं ये तो मैं रोक नहीं सकता, मैं तो कहूँगा मैंने कार्ड पंच कर दिया था, आपकी फैसिलिटी खराब है, उस वजह से मेरे को 15 मिनट का डिले हो गया। नहीं तो मैं जैसी एंट्री करता हूँ मुझे तो 5 मिनट भी नहीं लगने थे। मेरे को आप लिफ्ट दो पहुंचने तक की, कंप्यूटर को ऑन रखो, लॉगिन रखो, फटाफट मैं कर दूंगा अपना काम। तो कंपनी को भी मालूम है कि हाँ, एम्प्लॉय को आने में टाइम लगेगा, ऑफिस में एंटर करने के बाद टाइम लगेगा, उसको अपने डेस्क पर आने पर, सब कुछ सेटअप करने पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये तो मैं आपको सर्विस इंडस्ट्री का एग्जांपल दे रहा हूँ। सेम मैन्युफैक्चरिंग में कि गेट से फैक्ट्री के डिपार्टमेंट तक आने में टाइम लगेगा, स्टोर वाला, प्रोडक्शन वाला, जो भी है अपनी अपनी जगह पर जाएंगे। तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में रिलेटेड है, उस बेचारे का जो एक वो काम कर रहा है उसमें थकेगा भी वो। थकने के बाद उसको होगा कि भाई ठीक है, तूने ये जॉब परफॉर्म करी है, इसके बाद तेरे को 15-20 मिनट का ब्रेक ले ले। तो कंपनी को उसकी सेहत की भी चिंता है, इसके लिए कंपनी उसको 10-15 मिनट का ब्रेक भी दे सकती है। साथ ही में इन एडिशन टू दैट लंच टाइम भी मिलेगा। हो सकता है कि उनका कुछ ट्रेनिंग सेशन भी हो जिसमें वो मैन्युफैक्चरिंग ना करें, ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करें। और हो सकता है उनकी कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो ऑफिस के अंदर। तो कुछ ऐसा टाइम होगा आइडल टाइम, जिसको हम नॉर्मल आइडल टाइम बोलते हैं। एम्प्लॉय गया, एंट्री कर कर गया, टाइम लग रहा है, मशीन को स्टार्ट कर रहा है, टाइम लग रहा है, एक जॉब करा, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेकर दूसरे जॉब में शिफ्ट हो रहा है, टाइम लग रहा है, रिसेस में जा रहा है, टाइम लग रहा है, कुछ एक्टिविटीज हो गई, कुछ मीटिंग हो गई, उसमें टाइम लग रहा है। वो सारा का सारा नॉर्मल आइडल टाइम है, वो सारा का सारा नॉर्मल आइडल टाइम है। और जहां पर नॉर्मल आइडल टाइम होता है उसमें हम वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं जो हम नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस मटेरियल में किया था, सेम ही कॉन्सेप्ट नॉर्मल और एबनॉर्मल आइडल टाइम में लगाते हैं। यानी कि जो एम्प्लॉय को पेमेंट करी जाएगी वो कितने आवर्स की करिए, जितने आवर्स वो ऑफिस में रहा उसमें से माइनस कर लीजिए आइडल टाइम जो नॉर्मल है। तो हमें पता लगेगा इफेक्टिव जो पेमेंट कर रही है वो उसको 9 घंटे की नहीं कर रहे या 8 घंटे की नहीं कर रहे, 8 घंटे में 1 घंटा उसका नॉर्मल आइडल टाइम रहता है। ये जो कंपनी को पता है कि हाँ वो 1 घंटा खाली रहेगा, उसको रिसेस में जाना है, लोगों से बात भी करनी है, आना है, रिस्टार्ट करना है, बाथरूम वगैरह भी जाना पड़ सकता है भाई, बहुत सारे काम होते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है ना कि भाई कुछ 1 घंटे का उसको नॉर्मल आइडल टाइम दिया हो, कितना टाइम तो लग सकता है, उसे आप माइनस कर लेंगे तो पता लगेगा कि भैया ये जो पेमेंट दी है हमने ये 9 घंटे की नहीं, नेट हमने 8 घंटे की पेमेंट करी है। ये 8 घंटे की नहीं 7 घंटे की करी है, जो भी नॉर्मल आइडल टाइम माइनस कर आ रहा है। फिर इससे आपकी पर आवर की रेट जो निकल कर आएगी, तो इसमें आपको ये पता लगेगा कि मान लेते हैं कि आप पेमेंट कर रहे हो 10,000 रुपये की, और यहाँ पर जो है लेट्स से कि आप 10,000 नहीं लेता मैं, करीब करीब मैं इसमें ले लेता हूँ 14,000 ले लेता हूँ। 14,000 मैंने ले लिया। 14,000 की पेमेंट जो है वो 8 आवर्स के लिए तो है, 8 घंटे आप ऑफिस में आओगे, जो आपका इन टाइम है और आउट टाइम में जो कार्ड स्वैप कर रहे हो आने का और जाने का, वो तो 8 घंटे है। अगर आना और जाना उसमें 8 घंटा नहीं दोगे अपना, तो फिर कंपनी आपकी पेमेंट डिडक्ट कर सकती है। इसलिए 8 घंटा तो आपको आना ही है, पर उसमें जो काम करोगे उसमें 1 घंटा आप कम काम करोगे, वो नॉर्मल आइडल टाइम है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो 14,000 की पेमेंट करी गई है वो 7 घंटे के लिए इफेक्टिवली करी गई है, और इसीलिए मेरे पास ये जो है 2,000 पर आवर की मेरे पास रेट निकल कर आ गई। अब मैं जितना इंप्लॉय काम कर रहा है, मुझे अगर किसी को एस्टिमेट देना है, मेरे पास जैसे KPMG है, बिग 4 है, उनके पास आया असाइनमेंट आया, तो वो कहेंगे भाई हमारे पास कितने आवर्स लगेंगे इफेक्टिव, आपने जो असाइनमेंट हमें दिया है उसमें कितने घंटे लगेंगे काम करने के लिए। हमने बोला ठीक है भाई, एक ऐसा लग रहा है कि 15 घंटे का काम है, तो 15 घंटे का काम है। अब इंप्लॉय जो है वो 15 घंटे लगातार तो काम नहीं कर सकता, वो तो बीच बीच में ब्रेक भी लेगा,
तो यहाँ पर जब बोला 15 घंटे का काम है तो हमने नॉर्मल आइडल टाइम करके जो रेट निकाली है वो रेट आइए जितना इफेक्टिवली वो काम करता है उसके हिसाब से पर आवर 2000 रुपये आ रहे हैं। तो इफेक्टिवली उसको अगर 15 घंटे काम करना है तो KPMG या बिग फोर जो भी है वो कहेंगे 2000 मल्टीप्लाई बाय 15 आवर्स, और ये करीब करीब आपका कितना आ जाएगा 30,000। हाँ जी 30,000 आ जाएगा। तो 30,000 रुपये वो अपने कोट कर देंगे। और यही नहीं, ये तो एम्प्लॉय का काम है, इसके साथ हो सकता है वो अपना और मार्जिन ऐड कर दें कि इतना तो हमें एम्प्लॉय को देना है जो एम्प्लॉय की सैलरी है, प्लस हम अपना भी प्रॉफिट वगैरह ऐड कर फिर अपनी एक पर आवर रेट निकाल सकते हैं जो हम कोट करेंगे बाहर वालों को, तो वो उनकी सेल प्राइस हो जाएगी। अभी मैंने आपको कॉस्ट प्राइस बताई है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 30,000 इस पर्टिकुलर असाइनमेंट की, प्लस प्रॉफिट मार्जिन एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद जाकर निकल कर आएगी सेल प्राइस जिस पर वो असाइनमेंट आगे बेचेंगे या बोलेंगे कि भाई हमने इतना कोट किया है। तो यहां तक का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो समझ लीजिए आपका लेबर कॉस्टिंग में कुछ है ही नहीं, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं यहाँ पर जो पेमेंट्स है वो अलग अलग टाइप की हो सकती है। हमने देख लिया बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, बोनस, एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है आपको डायरेक्टली नहीं दे रहा बल्कि वो पीएफ में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ईएसआई में पैसे डाल रहा है, आप भी उतना ही देते हैं, एम्प्लॉयर भी उतना ही देता है। तो एम्प्लॉयर ने आपको ना पे कर आपके बिहाफ पर कुछ जमा करवा दी राशि प्रोविडेंट फंड में, तो वो भी आपका माना जाएगा कि एक तरह से आप ही को पेमेंट करी गई है, क्योंकि बाद में आप उसे निकाल सकते हो। और अलाउंस भी दे सकता है फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से अगर डीम्ड है, ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे कि नहीं दिया क्वेश्चन में तो 9 घंटे से ज़्यादा या 48 आवर्स से ज़्यादा एक हफ्ते में अगर काम करवाया जा रहा है तो उस केस में एक्स्ट्रा आवर्स को हम ओवर टाइम ट्रीट करते हैं और डबल रेट से पेमेंट करते हैं। यहाँ आते हैं कॉन्सेप्ट देखते हैं ओवर टाइम का। 4 घंटे ओवर टाइम है, अगर एग्जाम्पल दिया है 4 घंटे का अगर ओवर टाइम है और नॉर्मल रेट है 100 रुपये पर आवर। ये 100 रुपये कैसे है वो मैंने यहाँ दिखा दिया आपको। पर आवर की जो रेट आती है वो नॉर्मल आइडल टाइम माइनस करके आती है, क्योंकि हमें पता है जितना वो काम कर रहा है उसके हिसाब से उसको इतना पे होगा, उसमें हमने नॉर्मल आइडल टाइम को काउंट कर लिया। तो 100 रुपये जो है उसके हिसाब से ये जो 4 घंटे हैं इसमें जो 4 घंटे काम किया, ये 4 घंटे ओवर टाइम किया, तो ओवर टाइम की जो पेमेंट है वो डबल रेट पर होती है, यानी कि 100 रुपये पर आवर के हिसाब से 400 रुपये और 100 रुपये पर आवर के हिसाब से 400 रुपये। आप डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 4 घंटे काम किया, 200 रुपये पर आवर के हिसाब से पेमेंट होगी, क्योंकि इसने 4 घंटे का ये ओवर टाइम किया है, और 800 रुपये इसको पे होंगे ओवर टाइम के। पर मैंने इसको ब्रेक कर दिया, मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए। एक मैंने कहा कि जो नॉर्मल रेट से पेमेंट होती है, और दूसरा मैंने कहा कि दूसरा भी नॉर्मल रेट से पेमेंट होती है। तो इतना ही इसको जो है ओवर टाइम के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रही है, जिसे हम ओवर टाइम प्रीमियम बोलते हैं। ये जो ट्वाइस रेट है ना, तो जो नॉर्मल रेट पर पेमेंट हो रही है वो तो नॉर्मल रेट पर लेबर कॉस्ट आपकी है ही। भाई इसने 4 घंटे काम किया है आज, तो 4 घंटे 1 घंटे के इसको 100 रुपये मिलते हैं, इसने 4 घंटे एक्स्ट्रा काम किया तो 100 रुपये इसको और मिलेंगे। पर ये ओवर टाइम है, इसने अपनी नॉर्मल शिफ्ट से ज़्यादा काम किया है, इसके लिए इसको डबल रेट पर पे होगा फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से, और इसीलिए इसको 100 रुपये पर आवर के हिसाब से उसी 4 घंटे के जो ओवर टाइम इसने किया इसको और मिलेंगे, जिसे हम ओवर टाइम नहीं बोलते, जिसे हम ओवर टाइम प्रीमियम बोलते हैं। यानी कि पॉइंट टू बी नोटेड, ओवर टाइम में 2 चीजें आती है, ओवर टाइम में 2 चीजें आती है, एक तो नॉर्मल रेट प्लस प्रीमियम। और अगर आप दोनों एक साथ निकाल रहे हैं कि आपने रेट को डबल कर लिया 200 पर आवर और 4 घंटे ओवर टाइम के आपने 800 रुपये निकाले, तो इसमें 2 हिस्से हैं। एक तो है जो ओवर टाइम के लिए नॉर्मल आपको पेमेंट करी गई है, वो 4 घंटे जो काम किए, और जो 4 घंटे की अतिरिक्त पेमेंट मिली है उसे हम बोलते हैं ओवर टाइम प्रीमियम। अब ये ओवर टाइम प्रीमियम जो है, इस ओवर टाइम प्रीमियम को आप कहां पर शो करेंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इफ कस्टमर एग्रीज टू बियर द कॉस्ट देन इट कैन बी चार्ज टू द जॉब, यानी लेबर कॉस्ट का पार्ट बना सकते हैं, या फिर जो भी है आप उसे कॉस्ट का पार्ट बना सकते हैं। अपने कस्टमर को बोल सकते हैं इतनी कॉस्ट लगी है भाई, मैंने तो कहा था मेरे पास जो वर्कर्स हैं अभी नहीं है, आपने कहा कि मुझे तो काम अभी करवाना है, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा तो दूंगा। तो मैंने अपने एम्प्लॉइज को बोला सर 8 घंटे के बाद 2-2 घंटे सभी लोग और काम कर लीजिए, इसमें आपको नॉर्मल वेज तो मिलेगी, साथ में उतनी ही रेट पर और भी आपको वेज मिलेगी, जिसको ओवर टाइम प्रीमियम बोलूंगा।
और जो टोटल 2 घंटे के पैसे मिले एक्स्ट्रा काम करने के, वो पूरे जो पैसे हैं उसको मैं ओवर टाइम की पेमेंट बोलूँगा। तो यहाँ पर कस्टमर ने मुझे फोर्स किया कि आप अपने वर्कर से ओवर टाइम करवाइए, तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए करवाता हूँ और आप ही से ये कॉस्ट चार्ज करूँगा। तो ओवर टाइम का प्रीमियम जो है वो मैं कस्टमर से ही चार्ज करूँगा, इसको प्रोडक्ट की कॉस्ट में डाल दूंगा, फिर उसके ऊपर मार्जिन लगाऊंगा। जो भी मार्जिन मैंने बोला है 10% 15% वो कस्टमर से लेकर चार्ज करूँगा। ओवर टाइम प्रीमियम के जो सारे ट्रीटमेंट है वो मैंने यहाँ लिख दिए। कस्टमर एग्री करता है तो फिर हम जॉब से चार्ज कर लेंगे, उससे चार्ज कर लेंगे जो हमारा कस्टमर है। यदि मैनेजमेंट का फॉल्ट है या एबनॉर्मल इन नेचर है तो इसे हम प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। मतलब लेबर से ओवरटाइम किया, उस लेबर से जो मैंने ओवरटाइम किया है, ध्यान देना, वो लेबर ने ओवरटाइम करा है मैनेजमेंट की गलती की वजह से। ये जो ओवरटाइम किया है ये मैनेजमेंट की गलती की वजह से किया है। ना ही कस्टमर्स ने बोला कि भाई ओवरटाइम कराओ अपने वर्कर से, ना ही वर्कर्स ने कोई गलती करी। वर्कर्स ने कोई गलती नहीं करी, वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं, कस्टमर बोल नहीं रहा है। आपकी कोई डिमांड भी ऐसा नहीं है कि अचानक बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई जिसकी वजह से आप ओवरटाइम करवा रहे हो। तो अगर मैनेजमेंट की कोई गलती है या फिर कोई एबनॉर्मल नेचर की चीज़ हो गई है, यानी कि आमतौर पर नहीं होती, एक बार हो गई, बार बार नहीं होगी, उसकी वजह से अगर कोई ओवरटाइम करना पड़ता है तो उसे हम प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते हैं, उसे हम डालते हैं कॉस्टिंग पीएनएल में, क्योंकि ये रेगुलर नहीं है, रेपिटेटिव नहीं है। यदि इसको प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनाने लग जाएंगे तो कॉम्पिटिटर से हमारी प्राइस ज़्यादा हो जाएगी और फिर कस्टमर ही हमारा हो सकता है कि परमानेंटली शिफ्ट हो जाए। क्योंकि अगर आप एबनॉर्मल कॉस्ट को अपनी प्रोडक्ट का पार्ट बनाओगे तो वो सही प्राइस रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो एक ही बार आपकी ज़्यादा कॉस्ट लगी है, बार बार नहीं लगेगी। और उससे आप अपना प्राइस चेंज नहीं कर सकते। अपने कस्टमर को आप नहीं बोल सकते कि मैं इतना ज़्यादा प्राइस लूंगा और आपसे मैं अपनी गलती के पैसे रिकवर करूंगा, वो नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसको हम कॉस्टिंग पीएनएल में डालते हैं। डन टू मीट अर्जेंट ऑर्डर्स और टू कोप विद द जनरल प्रोडक्शन प्रोग्राम्स। हाँ, ये एक अर्जेंट ऑर्डर्स वगैरह आ गए तो हुआ क्या कि कस्टमर ने ऐसा तो नहीं बोला, कस्टमर ने ऐसा नहीं बोला कि आप ओवर टाइम कराओ और फिर मेरे से ओवर टाइम प्रीमियम आप ले लेना। कस्टमर एग्री नहीं कर रहा, बट फिर भी मैनेजमेंट को है कि भैया जो ऑर्डर है वो मुझे मीट तो करने टाइम पर, ऑर्डर में डिफॉल्ट तो नहीं कर सकते। तो वो अर्जेंट ऑर्डर को मीट करने के लिए मैनेजमेंट कहती है कि काम करो, और इसमें मैनेजमेंट की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो ऑर्डर है वो तो आपकी डिमांड के हिसाब से ऑर्डर आ गए। तो उस केस में जो काम होता है, ओवर टाइम प्रीमियम जो होगा उसे आप ओवरहेड में चार्ज करोगे, बट ओवरहेड में भी चार्ज अगर करोगे तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट की कॉस्ट का तो पार्ट बनेगा, पर ओवरहेड में बनेगा। यानी कि जब आप डिसीजन मेकिंग करोगे तो उसमें डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बनेगा, ओवर टाइम प्रीमियम। और जो ओवर टाइम है, ओवर टाइम के जो नॉर्मल रेट से पेमेंट है वो तो लेबर कॉस्ट का ही पार्ट बनेगा, डायरेक्ट लेबर का। अगर किसी एक डिपार्टमेंट की फॉल्ट की वजह से लेट हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कई सारी असेंबली लाइंस होती है, अलग अलग और डिपार्टमेंट भी होते हैं। अगर कार बन रही है तो मैन्युफैक्चरिंग का अलग है, मतलब उसका जो आप उसका इंजन बनाना है उसका अलग है, दरवाजे लगाने का अलग है, और सीट बनाने का अलग है, पेंट का अलग है, कांच का अलग है, जो शीशा लगता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट, अगर किसी एक डिपार्टमेंट के फॉल्ट की वजह से दूसरे बंदे को ओवर टाइम करना पड़ रहा है, मतलब उसके वर्कर स्लो काम कर रहे हैं जिससे हम जो है हमें ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, या ज़्यादा मेहनत लग रही है, या कुछ भी कारण है, तो फिर जिस डिपार्टमेंट की गलती है उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट में हम चार्ज कर देंगे। अल्टीमेटली तो कंपनी बियर करेगी, बट वो डिपार्टमेंट को लगेगा ये डिपार्टमेंट जो ये हमारा कॉस्ट सेंटर है ये ज़्यादा कॉस्ट बियर कर रहा है, जिस डिपार्टमेंट की गलती उसमें हम डाल देंगे। ठीक है जी, प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं डालेंगे सर, डिपार्टमेंट का फॉल्ट है ना, उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट में डालेंगे। वेजेस जो हैं, आइए ये देखते हैं। वेजेस जो हैं इसे आप पर यूनिट बेसिस पर पे कर सकते हो, और उसे हम बोलते हैं पीस रेट सिस्टम, या फिर आप पर आवर बेसिस पर पे कर सकते हो जिसे हम बोलते हैं टाइम रेट सिस्टम। आवर के बेसिस पर करोगे टाइम रेट है, पीस के हिसाब से करोगे जितना मैन्युफैक्चर कर रहे हो पीस रेट है। इसके अलावा पेमेंट का कोई तरीका नहीं होता। ये जरूर हो सकता है कि पीस रेट प्लस टाइम रेट हो जाए, पर इसके अलावा कोई तरीका नहीं हो सकता। पर आर के बेस पर गिवन होगा या पर यूनिट के बेस पर गिवन होगा कि आप एम्प्लॉय को या वर्कर को कैसे पेमेंट करेंगे।
मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि वो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी रेज करे एंड टू कीप द वेजेस पर यूनिट ऑफ आउटपुट एज लो एज पॉसिबल। मैनेजमेंट में ऑल्सो प्रोवाइड इंसेंटिव्स फॉर एफिशिएंट वर्कर्स। अब जो लोग ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट का टाइम बचा रहे हैं, कहने का मतलब एफिशिएंटली मतलब कि सेम आवर्स में ज़्यादा काम कर रहे हैं या फिर सेम काम कम आवर्स में कर रहे हैं। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? अगर सभी वर्कर्स 8 घंटे लेते हैं किसी काम को करने के लिए और कोई दूसरा वर्कर 6 घंटे में सेम काम कर लेता है तो इसका मतलब ये एफिशिएंट है। या फिर जो 8 घंटे में ये लोग काम कर रहे हैं, ये भी बंदा 8 घंटे ही काम करता है बट ये ज़्यादा काम कर देता है, तो ये बंदा एफिशिएंट है। बात तो वही पड़ गई कि जितना टाइम एक बंदा एक काम के लिए लगा रहा है दूसरा उससे कम टाइम में कर रहा है, तो वो एफिशिएंट हो गया। सेम टाइम में या फिर एक पर्टिकुलर टाइम में, गिवन टाइम में आउटपुट प्रोड्यूस करना है और उस टाइम में हो जाए इफेक्टिवनेस, टाइम कम कर दो, प्रोडक्शन बढ़ा दो, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंट वर्कर्स को हम रिवॉर्ड दे सकते हैं, इंसेंटिव दे सकते हैं, बोनस एक्स्ट्रा दे सकते हैं, जिसे परफॉर्मेंस बोनस बोलते हैं। ठीक है जी। मुझे मिला था आरबीएस में सबसे हाईएस्ट मिला था रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में परफॉर्मेंस बोनस। पेरोल प्रोसीजर अगला कॉन्सेप्ट है आपका। पेरोल का प्रोसीजर क्या है? ये पेरोल क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं सर। आपका जो ये पेरोल है ना, पेरोल इसे हम बोलते हैं, पेरोल डिपार्टमेंट को जो एम्प्लॉय की वेज शीट बनाता है, सैलरी शीट बनाता है, उसे हम पेरोल प्रोसीजर बोलते हैं। सैलरी की जो पेमेंट तक होता है, सैलरी का जो मेंटेनेंस होता है, किस एम्प्लॉय को क्या पे होगा, ये पेरोल का काम होता है। इसको हम पेरोल डिपार्टमेंट बोल सकते हैं। सैलरी डिपार्टमेंट, पेरोल डिपार्टमेंट। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट आपका एक होता है जिसका काम होता है अटेंडेंस लगाना। अब ये अटेंडेंस जो है, एम्प्लॉय का टाइम रिकॉर्ड करना जो है, इसको अटेंडेंस रजिस्टर में रिकॉर्ड कर सकते हैं, बायोमेट्रिक लगा सकते हैं। जैसे आईसीआई में आप लोग जाते हैं जीएमसीएस ओरिएंटेशन में, अब बायोमेट्रिक हो गया। पंच कार्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि मैं बताता आरबीएस नोमिरा में कार्ड्स मिलते हैं, कार्ड्स को लगाया वो मशीन खुलेगी, जो गेट होते हैं गेट खुलेंगे, आप एंट्री करेंगे, टाइम रिकॉर्ड हो गया, पंच हो गया। ये टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट टाइम को रखता है कि एक एम्प्लॉय कितना कितना टाइम काम कर रहा है, उसे मेंटेन करता है। पर्सोनल डिपार्टमेंट जो है, पर्सनल नहीं है, ये पर्सनल नहीं है सर। अगर कहीं सोच रहे हैं पर्सनल है, नहीं, पर्सोनल है। एक तरह से डबल एन आता है इसमें और ई आता है, पर्सनल नहीं है, पर्सोनल। पर्सोनल एचआर डिपार्टमेंट को बोलते हैं। यानी एम्प्लॉय जो है ना, उसका जो डिपार्टमेंट होता है उसको पर्सोनल डिपार्टमेंट बोलते हैं, या फिर एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट एम्प्लॉय की सारी डिटेल रखता है। क्या समझा रहा हूं आपको? पेरोल प्रोसीजर, जो पेमेंट करते हैं एम्प्लॉय को, उसका प्रोसीजर क्या है? उसका प्रोसीजर ये है कि टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट टाइम रखेगा, पर्सोनल या एचआर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय की डिटेल्स रखेगा। ये दोनों डिपार्टमेंट अपनी अपनी चीज़ें भेजेंगे, कितना एम्प्लॉय ने कितनी देर काम किया और एम्प्लॉय की क्या डिटेल है, उसके बेसिस पर ये वेज शीट या सैलरी शीट को प्रिपेयर करेंगे और फिर ये कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को देंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को। कॉस्ट में कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बोल लो, बात एक ही है। डिपॉजिट करेंगे ये डिडक्शंस को, टीडीएस वगैरह काटना है, यहाँ लिख लीजिए टीडीएस की बात कर रहा हूँ मैं। कंट्रीब्यूशन करेंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, पीएफ का कंट्रीब्यूशन, ईएसआई का कंट्रीब्यूशन या और कोई कंट्रीब्यूशन। वो सब काटने के बाद जो एम्प्लॉय का हिस्सा का जाता है वो काटने के बाद, और एम्प्लॉयर का हिस्से का अलग से पे करेंगे। एम्प्लॉय को ये पेमेंट कर देंगे डिडक्शन के बाद, और जो एम्प्लॉय की डिडक्शन करी है और साथ ही में जो एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन है, वो दोनों को पे कर देंगे यहाँ पर गवर्नमेंट की स्टैट्यूटरी बॉडीज को। और जो टीडीएस की डिडक्शन है वो डेफिनेटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करा देंगे। तो ये पूरा का पूरा एक पेरोल प्रोसीजर है। जैसे कि मटेरियल का आपको दिखाया था, मटेरियल कैसे बनता है, वैसे ही ये पेरोल का प्रोसीजर है, ऐसे पेमेंट होती है एम्प्लॉइज को। अब वर्कर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। यहां पर देखते हैं टाइम बुकिंग, इसको ठीक करिएगा। टाइम बुकिंग का मतलब क्या होता है? टाइम कीपिंग हमने समझ लिया। टाइम कीपिंग में एम्प्लॉय का टाइम मेंटेन होता है, कब आया कब गया, मतलब इन टाइम आउट टाइम। यहां पर इसका रिकॉर्ड होती है वर्क कितना उसने काम करा है, एक एक जॉब पे या एक प्रोसेस में उसने कितना टाइम स्पेंड करा है, वो यहां पर काउंट होता है। तो टाइम बुकिंग में ये फर्क है कि जॉब पर टाइम कितना दिया। टाइम कीपिंग कब फैक्ट्री के अंदर आया, फैक्ट्री से गया,
ऑफिस के अंदर आया, ऑफिस से गया, वो हो गया आपका टाइम कीपिंग। और एक जॉब पे, एक प्रोसेस पे कितना टाइम दिया, वो हो गया टाइम बुकिंग। यहां तक की बात क्लियर हो गई सर? यहां तक की बात क्लियर हो गई तो हम आगे बढ़ रहे हैं। हाउ टू कैलकुलेट लेबर वेज रेट, हाउ टू कैलकुलेट लेबर वेज रेट, ये मैं आपको सिखा चुका हूं और इसीलिए मैं इस क्लास को यहां पर आज कंप्लीट कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये चीज आगे करेंगे, ठीक है, और हम और चीजें भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपने नोट्स को रिवाइज करिएगा और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।